हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर हम इस समय प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला स्टार्ट कर चुके हैं। और विज्ञापन संख्या 51 जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित है, उसी से संबंधित जो सिलेबस है उसी के आधार पर हमारी जो प्रश्नोत्तरी है प्रतिदिन आपको मिलती है। तो आज का जो हमारा विषय है वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। जो ये भारतेंदु जी के 2 निबंध लगे हुए हैं पाठ्यक्रम में, इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारत का प्रकट धर्म क्या है? वैष्णव, शैव, स्मार्त या मुस्लिम? क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार भारत का प्रकट धर्म? तो ये प्रश्न वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध के आधार पर है। तो उनके अनुसार जो भारत का प्रकट धर्म है वो वैष्णव धर्म है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा भाग वैष्णवता के काल विभाजन से अलग है? यानी कि इसमें 5 विभाजन दिखाए गए हैं वैष्णवता के काल से संबंधित, उसी में से कौन सा असंगत है? इस निबंध को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो पहला है वेदों के समय की वैष्णवता, दूसरा है ब्राह्मणों के समय की वैष्णवता, तीसरा पाणिनि के समय की, पुराणों के समय की, चौथी। ठीक है, और उसके बाद अगला है आधुनिक समय की वैष्णवता। और इस तरह से ये 5 भागों में वैष्णवता के काल को बांटा गया। तो ये जो सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा भाग वैष्णवता के काल विभाजन से अलग है। तो जो सारे भाग हैं वो वैष्णवता के काल विभाजन में इस निबंध में बताए गए हैं। उसके बाद आगे आता है हमारा प्रश्न कि आर्यों ने आदिकाल से सूर्य को जगत का सबसे उपकारी और प्राणदाता समझकर ब्रह्म माना है। उपरोक्त कथन किस निबंध से लिया गया है? तो वैष्णवता और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, आप या धोखा? तो किससे है? ये भी वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि आर्यों ने आदिकाल से ही सूर्य को जगत का सबसे उपकारी और प्राणदाता समझकर ब्रह्म माना। ये कथन उसी से आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी हैं। उपरोक्त कथन किस निबंध का है? ऑप्शन के बिना भी बता सकते हैं। वैष्णवता या भारतवर्ष, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, आप या धोखा, या किस निबंध का है? तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसके आंसर दे सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हम सिर्फ आपको प्रश्न दिखाएंगे, ऑप्शन आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि उसमें आंसर टिक है तो आप लोग उसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध का ये प्रश्न है, कथन है, जिसमें वो लोग कहते हैं हम लोग निरी चुंगी के खतवार फेंकने की गाड़ी हैं। भारतेंदु जी का ये कथन आता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की तरह मिला दिया। उपरोक्त कथन किस निबंध से लिया गया है? ठीक है, वैष्णवता और भारतवर्ष, कवि और कर्तव्य, श्रद्धा और भक्ति, और या भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसी निबंध का ये कथन है कि लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की तरह मिला दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। किस उपरोक्त कथन किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है, भारतेंदु जी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो ये सब उन्नतियों का मूल धर्म है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही कथन है। भारतवर्षोन्नति निबंध से ये उक्ति आती है, ये सूक्ति है उसकी। अगला प्रश्न हमारा आता है कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में रहकर अपनी भाषा में उन्नति करो। उपरोक्त कथन किसका है, यह किस निबंध का है? ठीक है, ऐसे भी आ सकता है किसका है और किस निबंध का है। तो भारतेंदु जी, प्रताप नारायण मिश्र, या 4 ऑप्शन आप बता सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी या शुक्ल जी, किसका ये कथन है? तो ये भारतेंदु जी का ही कथन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध से ये लिया गया कथन है। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो, अपने देश में रहकर अपनी भाषा में उन्नति करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है, दरिद्र कुटुंबी अपने घर की इज्जत को इस तरह बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंगों को।
ये भी कथन किस निबंध से लिया गया है आपको बताना है। जो पाठ्यक्रम के निबंध हैं वो आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं। किस निबंध का ये कथन है, तो हम आपको बताते हैं। ये निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसी निबंध का ये कथन है। ठीक है, जो भारतेंदु जी द्वारा 1884 के ददरी मेले में दिया गया व्याख्यान था, वो हमारे सामने निबंध के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र लाल मित्र ने वैष्णवता के काल को कितने भागों में बांटा। अभी जो हमने ऊपर एक प्रश्न देखा कि वैष्णवता के कौन से कालों में से कौन सा काल नहीं है, ठीक है, तो इन्हीं राजेंद्र लाल मिश्र जी ने वो 5 कालों का वर्गीकरण किया है, जो यहाँ पे प्रश्न के रूप में है कि कितने कालों में वैष्णवता के काल को कितने भागों में बांटा है। तो इन्होंने 5 कालों में बांटा है वैष्णवता के काल को। अभी हमने ऊपर जो 5 पढ़े थे वो इसी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, कर्म में फंसकर लोग अनेक देवी देवताओं को पूजते हैं, किंतु बुद्धि का प्रकृत धर्म यह है कि ज्यों-ज्यों समुज्जल होती है अपने विषय मात्र को उज्ज्वल करती जाती है। किस निबंध का ये कथन है, तो ये आप बताना है किस निबंध का कथन है। वैष्णवता या भारतवर्ष, ठीक है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, या अन्य जो निबंध है कवि और कर्तव्य, या शिव शंभू के चिट्ठे। तो ये भी क्वेश्चन जो आता है ये वैष्णवता और भारतवर्ष से ही संबंधित ये कथन है। देखिए, दोनों निबंध में कन्फ्यूजन आपको कैसे हो सकता है कि वैष्णवता धर्म की बात इसमें भी की जाती है और धर्म की बात भारतेंदु जी भारतवर्षोन्नति निबंध में भी बीच में करते हैं। तो कभी कभी धर्म से संबंधित जो कथन है तो उसमें हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि कहीं उसका तो नहीं, इसलिए आपको दोनों निबंध अच्छे से पढ़ने भी होंगे मूल पाठ। ठीक है, अगला तो ये वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध का कथन है। अगला प्रश्न आता है, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए देखकर भी शर्म नहीं आती। जापानी टट्टुओं को देखकर हाँफते हुए भी शर्म नहीं आती, किसका कथन है? यह शुक्ल जी का है, प्रताप नारायण मिश्र का है, भारतेंदु जी का है, या बाल मुकुंद गुप्त जी का है। तो ये कथन जो है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और फिर उसी निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उसी निबंध से का लिया हुआ ये कथन है, जिसमें से भारतवासियों की दरिद्रता, भारतवासियों की आलसीपन को देख कर के वो जापानी लोगों का उदाहरण देकर कहते हैं कि उनको देखकर भी हम भारतवासियों को शर्म नहीं आती कि वो किस तरह से विकास के पथ पर अग्रसर हैं और हम लोग व्यर्थ के चीज़ों में अपना समय गंवाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो वैष्णवता और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध से लिए गए थे विज्ञापन संख्या 51 के संदर्भ में। तो वीडियो कैसा लगा? नेट के संदर्भ में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध शायद उसमें भी है। और विज्ञापन संख्या 51 उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आप में से किसी को अगर किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्नोत्तरी आप अगर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसी पे प्रश्नोत्तरी लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ। थैंक यू।